नमस्कार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। अध्यादेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केजरीवाल सरकार। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। याचिका दायर करके दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार यह अध्यादेश लाई थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधे चलते हैं शरद शर्मा के पास। शरद, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इस पूरे मामले में एक अंतिम फैसला चाहती है दिल्ली सरकार। देखिए, इसमें सवाल ये उठ रहे थे कि क्योंकि 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी और उसके बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में घूमकर संसद में जो अध्यादेश आएगा उसको कैसे रोका जाए इसका जतन कर रहे थे। तो सवाल ये उठ रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका लीगल जो रेमेडी है वो क्यों आप जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और दो बातें हमें पता चली हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कही हैं या डिमांड की है। पहला, उन्होंने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार जो ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश लेकर आई है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। स्ट्रेटेजिकली भी देखा जा रहा है ये किस तरह से ये जो याचिका है ये दिल्ली सरकार ने दायर की है, ये इस तरह से है कि इस हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी वो समाप्त हो चुकी है। सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठता है और पूरे ही जब से ये अध्यादेश आया था सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। तो अब सोमवार 3 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टी के बाद फिर खुलेगा तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि पहले ही दिन दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी और संभव है कि जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो मेंशनिंग भी करें और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने ही ये मांग करें कि आपने ये फैसला सुनाया था और इस फैसले का केंद्र सरकार ने सम्मान नहीं किया, अध्यादेश वो लेकर आए हैं और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो अब 3 जुलाई का जो दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी गर्मी छुट्टियों के बाद में, वो बहुत अहम होगा। जी, एक तरह से पॉलिटिकली भी ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए अहम रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा पटना में जब सारे विपक्षी दल शरद इकट्ठा हुए थे तब अरविंद केजरीवाल बार बार यही कांग्रेस से कह रहे थे कि इस मुद्दे पर हमारे साथ आइए, तो मैं हर मुद्दे पर सभी के साथ हूं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली सरकार के लिए और यही एक उनके लिए एक अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी ये एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है और अब वो अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बल्कि एक ही मुद्दा है और यही सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल मान के चल रहे हैं और इसको इतना बड़ा उन्होंने माना है कि वो कांग्रेस से भी जो है इसी के चलते लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं और ये उनसे यही मांग कर रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। कांग्रेस कह रही है हम सही समय आने पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था पटना वाली जो बैठक थी कि नहीं, आप कम से कम आज तो इसमें ये कहिए कि हम इसका विरोध करेंगे। तो पॉलिटिकली भी इस मुद्दे को उन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश की और यही वजह थी कि कम से कम 10 दलों को उन्होंने अपने साथ लिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह वो गए और अलग अलग पार्टियों के वोट जुटाने की उन्होंने कोशिश की। 70 वोट उन्होंने राज्यसभा के अंदर जुटा लिए हैं। केवल अभी तक 31 वोट जो कांग्रेस के हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो नहीं जुटा पाए हैं। तो पॉलिटिकली वो इस मामले को पहले से ही उठा रहे थे और अभी जैसे ही ये संसद भी शुरू होने वाली है जुलाई के महीने में, सुप्रीम कोर्ट भी शुरू होने वाली है, तो दिल्ली के अंदर जो अध्यादेश है उसको जलाने का भी, उसकी कॉपी जलाने का भी काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी। खुद अरविंद केजरीवाल जो है इसकी कॉपी जलाने का काम करेंगे। तो एक तरफ पॉलिटिकली इस मामले को वो पहले उठा रहे थे, आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये कहां तक जाएगा ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट का मामला है तो ये कोर्ट से ही सुलझेगा। अगर आप इसको पॉलिटिकली नहीं जीत सकते या संसद में नहीं जीत सकते तो कोर्ट ही एकमात्र रास्ता ऐसा है जहां पर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अब लीगली भी इसको लड़ाई को लड़ने का जो है एक स्टेप जो है ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उठा लिया है कि चुनौती दे दी है इस अध्यादेश को और संभव है कि 3 जुलाई को जब कोर्ट खुले तो वहां पर इसकी मेंशनिंग भी हो और कोर्ट के सामने इस मुद्दे को, इस याचिका को उठाया जाए। जी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी दिल्ली के मामले में, उसको चुनौती देने के लिए दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए आपका। और अब खबर
तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी को लेकर सियासी घमासान जारी है। राज्यपाल एन रवि ने कल शाम उन्हें बर्खास्त कर दिया था, लेकिन 4 घंटे बाद ही अपने फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस फैसले को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। तमिलनाडु के राज्यपाल अब इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं। मंत्री सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार का आरोप है और 14 जून को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल की दोनों चिट्ठियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। इससे पहले एनडीटीवी को राज्यपाल की 2 चिट्ठियां मिली थीं। राज्यपाल ने पहली चिट्ठी में सेंथिल बालाजी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की सलाह के बिना उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। 4 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी में फैसला वापस लेने की बात कही गई। चिट्ठी में लिखा था कि मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सलाह दी कि अटॉर्नी जनरल की राय लेना अहम होगा। और इसी मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने इस मामले को लेकर कहा है कि ये लोकशाही नहीं है। नहीं, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर साहब एक कैबिनेट के मंत्री को निकाल देंगे, ऐसा चलेगा तो दिस इज व्हाट, ये दड़बशाही है, लोकशाही रही नहीं इस देश में। तो सीएम तमिलनाडु ने जो स्टैंड लिया है वो सही है। आज तमिलनाडु में करेंगे, कल हर देश दिल्ली से ही चलेगा, गवर्नर चलाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ इस देश में? तो संवैधानिक तौर पर एक राज्यपाल कहाँ है, उन्हें क्या अधिकार दिया जाता है, क्यों तमिलनाडु के राज्यपाल सवालों के घेरे पर हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं देशरतन निगम और संजय हेगड़े, दोनों वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। देशरतन जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जब ये फैसला राज्यपाल की तरफ से आया तो एमके स्टालिन ने कहा कि गवर्नर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू इशू दिस ऑर्डर। उन्होंने अपने दायरे से आगे बढ़कर यह फैसला सुनाया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो गवर्नर है वो मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और उसको संविधान को सर्वोपरि रखना पड़ता है। तो उसके लिए संविधान को हमें देखना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 163(2) को अगर आप देखें, उसे मैं पढ़ देता हूं तो बहुत आसान हो जाएगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा, और कि वैधता राज्यपाल द्वारा किया गया कोई भी कार्य इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा उदाहरण अभी तक हमें संविधान में देखने को नहीं मिला, ना ये हमारे न्यायालय में गया है इस तरह का। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो मंत्री जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, भ्रष्टाचार के, पैसे लेके नौकरी करने के और मनी लॉन्ड्रिंग के, वो बना रहता है और उसका मुख्यमंत्री उसको नहीं हटाता। तो क्या किया जाए? क्योंकि जांच नहीं हो पाएगी, आपको जिससे सबूत लेने हैं वही मंत्री बना हुआ है, वहां आपको जांच की प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं करेगा, और दिक्कत ये भी आएगी कि जो आपकी कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी बाधा पड़ेगी। तो ये एक नया तरीके का इशू सामने आया है, तो उसको कैसे डील किया जाए? तो वापस ले लिया, ठीक है, इस पे और लीगल ओपिनियन वो चाहते हैं, लेकिन मेरा जो अपना जो वैधानिक सुझाव, आप कह रहे कि दायरे में रहकर ही ये आदेश दिया गया जी था? जी 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 इस पे कोई उदाहरण पिछला नहीं है, इसलिए शायद वो लीगल ओपिनियन ज्यादा ले रहे हैं। 163(2) साफ कहता है कि सामान्यता तो वो मंत्री परिषद की सलाह पे चलेंगे, सामान्यता, लेकिन अगर ऐसे असामान्य हालात हों तब वो अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। असामान्य हालात, क्या ये असामान्य हालात थे संजय हेगड़े की बिना मंत्री परिषद के, मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर आगे बढ़कर राज्यपाल ये फैसला सुनाए और कुछ ही घंटों बाद इसे वापस ले ले? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज पहले कह चुके हैं, भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और प्रेसिडेंट्स और गवर्नर जो भी होते हैं वो सभी चीजों में अपने कैबिनेट के एडवाइस न होते हुए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी कैबिनेट मना करती है
तो आप राजभवन में एक चाय वाले को नहीं निकाल सकते हैं, मंत्री को छोड़िए। और 7 जजों की बेंच थी शमशेर सिंह की केस में, 1970 से चला आ रहा है, 74 से चला आ रहा है कि इंडिया सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलती है, और जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन होता है गवर्नर के लिए वो बहुत ही कम होता है, और कुछ ही सिचुएशंस में होता है। जैसे कि जब नए सरकार के आती है तो लीडर ऑफ द हाउस कौन बनेगा, किसको इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए, या अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रही है तो अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है तो उसमें तो कर सकते हैं। पर जो इंडिविजुअल केसेस या सत्ता चलाने की बात है उसमें गवर्नर की कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जी। और जो गवर्नर साहब ने किया है सरासर गलत है, वो जानते हैं गलत है, उसीलिए उन्होंने आदेश वापस स्थगित रखा है और अटॉर्नी जनरल की राय पूछने गए। 1 मिनट जी। अगर वो राय पहले लेते तो क्या तो फिर ये सब सिचुएशन था नहीं। अब क्या होगा, अब अगर अटॉर्नी जनरल उनसे सहमत नहीं है तो क्या अटॉर्नी जनरल उनके बॉस बन जाते हैं? ऐसा गवर्नर को नहीं करना चाहिए था, और इस गवर्नर को अब वही करना चाहिए जैसे गवर्नर बूटा सिंह ने किया था, जब उन्होंने बिहार में प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया तो बूटा सिंह ने इस्तीफा दिया। जी, बहुत छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन संजय ये है कि क्या ऐसे मौके एक्सेप्शंस नहीं हो सकते हैं जब राज्यपाल को लगे कि राज्य सरकार बायस हो सकती है या उसका बायस इनहेरेंट है या फिर अपेरेंट है, तो कुछ ऐसे फैसले राज्यपाल ले? अगर राज्यपाल को ये लगे तो राज्यपाल को एक ही विकल्प है, वो खुद रिजाइन करके चले जाए। ये जो ऐसा है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को डिसमिस करना या चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करना या प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करना, एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी इन्हें राजीव गांधी के गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाह रहे थे बोफोर्स के मामले में, शुक्र है उस वक्त उन्होंने नहीं किया था। ये सिचुएशन बहुत क्लियर है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई अनइलेक्टेड गवर्नर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जिसके लिए उसे कैबिनेट ने सलाह नहीं दी है। तो राज्यपाल आर रवि ने ये गलत प्रेसिडेंट रखा है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, संविधान ये साफ कह रहा है। देशवतन जी देखिए 163(2) जब मैंने आपको पढ़ के बताया वो सामान्य हालत की तो बात करता है 163। क्या कोई मंत्री जिसके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं और वही सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर में है जिनकी जांच हो रही है, तो क्या उसको मंत्री पद पे बने रहना चाहिए? ये एक तर्कपूर्ण सवाल है। कोर्ट में ये फाइनली कोर्ट में जाएगा ये मामला और कोर्ट इस पे तय करेगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये असामान्य हालात हैं, पक्षपात पूर्ण भी दिख रहा है क्योंकि सीएम साहब कोई फैसला नहीं लेंगे इस पे, वो मंत्री बनेंगे। दिल्ली में भी आपने देखा जेल मंत्री खुद जेल में थे और किस तरह की सुविधाएं ले रहे थे। तो ये असामान्य हालत है, इसको कोर्ट में जाके इसका, पर ये अधिकार क्षेत्र से बाहर भी है। अगर असामान्य हालत है भी तो ये आपको अधिकार संविधान नहीं देता है कि आप आगे बढ़कर किसी को बर्खास्त कर दें। 163(2) अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, वो साफ कहता है कि वो ले सकते हैं ऐसा फैसला, वो उनका निर्णय अंतिम होगा, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, मैं मान सकता हूं। तो इस तरह के असामान्य हालत में लोकतंत्र को बचाने का क्या तरीका है? सीधे आघात हो रहा है लोकतंत्र पे। आपको संविधान को ऊपर रखना है, संविधान, और वही व्यक्ति जिसके खिलाफ आपके बहुत संगीन आरोप हैं वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है, ना उसको कोई हटाने को तैयार है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है ये मुझे बताइए। पर ये सोल्यूशन अटॉर्नी जनरल से पहले मांगा जा सकता था इस फैसला सुनाने के बाद। देखिए उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, विवेक और डिस्क्रिशन उनको दिया गया 163(2) में। ये नहीं कहा गया कि वो लें, उन्होंने हो सकता है कहीं से लीगल ओपिनियन लिया हो, मैं ये नहीं कहता नहीं लिया हो, लेकिन उनके विवेकपूर्ण निर्णय के तहत में आता है ऐसे असामान्य हालत। चलिए ये बहस अब आप कह रहे हैं कि अदालत भी पहुंचेगा, बहुत अहम मुद्दा है, और राज्यपाल के संविधान के दायरे में क्या क्या अधिकार हैं ये
लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक इतिहास में चर्चा का मुद्दा भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। ब्रेक के बाद एनटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेगी। जब इम्फाल में सीएम हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए तब हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी वहीं मौजूद थे। देखिए वहां से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के सामने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मणिपुर के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे और इसी कारण वो यहाँ पे आए हैं और इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हैं और वो लोग नहीं चाहते कि एन बीरेन सिंह यहाँ से निकले। एन बीरेन सिंह को जाना था मणिपुर के राज्यपाल के पास और राजभवन जाना था, लेकिन उन्हें यहाँ से नहीं निकालने दिया जा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं और यूथ जो है इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो एन बीरेन सिंह को नहीं जाने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं और यहाँ पे इसके बाद ये So this is perhaps an announcement that he won't resign. That has of course led to an applause from the crowd. So obviously the word here is that he will not resign. ऐसे यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं कि ये शायद जो अनाउंसमेंट आपने सुना कि लोग कह रहे थे कि वो नहीं रिजाइन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लोग तालियां बजाई, महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो नौजवान हैं मणिपुर के वो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब उनके घर के ऑफिशियल्स अंदर चले गए हैं। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के बाहर की तस्वीर है, आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस वक्त जो है लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि वो नहीं चाहते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे अपने पद से। तो उनके सपोर्ट में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये तस्वीर है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर के बिल्कुल सामने से और यही इस वक्त इम्फाल में स्थिति है, क्योंकि खबर ऐसा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राज्यपाल के पास जाने वाले थे। इसमें ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि वो शायद अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बोला गया है कि वो नहीं रिजाइन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ इम्फाल मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। हालांकि पिछले ही हफ्ते सर्वदलीय बैठक जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, उसमें विपक्षी पार्टियों ने मांग रखी थी कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वक्त अब छठे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद क्या है अफर्मेटिव एक्शन, जिसके खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और अब एक बहुत बड़ी खबर जो कल से लगातार चर्चा में है और ये है अमेरिका से जुड़ी हुई। क्या है अफर्मेटिव एक्शन, जिसके खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य सिर्फ एक था, चुनिंदा नस्लों और जातियों से जुड़े लोगों के खिलाफ सदियों से चले आ रहे पूर्वाग्रह का मुकाबला करना। तो आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर ये फैसला था क्या और क्यों ये फैसला आया। 60 के दशक में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत हुई थी। दाखिलों में अमेरिकी विविधता को बनाए रखने का जतन किया गया था। अमेरिका में बहुत सारे समुदाय और प्रवासी समूह रहते हैं। इन सब के लिए यूनिवर्सिटीज में दाखिले का कोटा रखा गया था। अमेरिकी विविधता के लिए इसे जरूरी भी माना जाता था। हालांकि अफर्मेटिव एक्शन को नापसंद करने वालों का भी एक समूह है। अदालतों में भी इसे चुनौती दी जाती रही है। अमेरिका के 9 राज्यों में नस्ली आधार पर दाखिले पहले से ही बंद हैं। और ये कौन कौन से राज्य हैं? एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन, नेब्रास्का, वॉशिंगटन।
यहां पर यह बैन है। 2020 में कैलिफोर्निया में अफर्मेटिव एक्शन की वापसी के लिए जनमत संग्रह भी किया गया था, मगर वोटरों ने इसे सिरे से नकार दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? नस्ली आधार पर दाखिले रोके अदालत ने। 9 जजों की बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। 6-3 के अंतर से यह फैसला हुआ था। 2 मामलों में हो रही थी सुनवाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। इन 2 यूनिवर्सिटीज का मामला पहुंचा था अदालत। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन नाम के एक संगठन ने यह मामला अदालत तक पहुंचाया था। संगठन ने 1964 के सिविल राइट एक्ट्स का हवाला दिया था सुनवाई के दौरान। सिविल राइट एक्ट्स के तहत कोई भी भेदभाव अवैध है अमेरिका में। हार्वर्ड की एडमिशन नीति इस कानून का उल्लंघन है, ये इस पिटीशन में कहा गया था। हालांकि इस फैसले के बाद लगातार वहां पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इस फैसले के पक्ष में हूं। ट्रंप ने इसे अमेरिका का बड़ा दिन बताया। योग्य अमेरिकियों को अब महत्व मिलेगा, यानी अहमियत मिलेगी, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और सफलता के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जरूरी कदम था, लेकिन विविधता बचाए रखेंगे, ये कह रही है अमेरिकी सरकार। वहां से भी लगातार प्रतिक्रिया आई है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम इस फैसले को अंतिम नहीं होने दे सकते। अमेरिका में भेदभाव अब भी मौजूद है और अमेरिकी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परिसर में विविधता सुनिश्चित करने का एक हथियार छीन लिया गया है। व्हाइट हाउस विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी परिसरों में विविधता बची रहे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी ट्वीट आया है, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. We need to remember that diversity is our strength. We have to find a way forward. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed. That's the work of my administration. And I'm always going to fight for that. And I want to thank you all. तो ये अंतिम फैसला नहीं हो सकता, कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई कभी भी पूरी नहीं थी, लेकिन छात्रों की नई पीढ़ियों के लिए, जिन्हें अमेरिका के अधिकांश प्रमुख संस्थानों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया था, इसने हमें यह दिखाने का मौका दिया है कि हम मेज पर 1 से ज्यादा सीटों के लायक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर हमारे प्रयासों को दुगना करने का समय है। तो इस फैसले पर तमाम सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं और वहां की राजनीति भी इसको लेकर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कैंपस में 3 नए भवनों का शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि डीयू की 100 वर्ष की यात्रा में कई ऐतिहासिक पल हैं। डीयू ने हर पल को जिया है, हर पल में जान भर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, मूवमेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था है। नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा मिलेगा। साथ ही इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ी है। हमारे शिक्षण संस्थान की दुनिया में अब पहचान भी है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है, तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है।
कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से पहुंचे। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो की सवारी शुरू की और फिर वो यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में छात्र छात्राओं से बात भी की। छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए।